कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, परिवार क्या है? एक रक्त संबंध से जुड़े हुए कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह जो कि एक रिश्ते में भी बंधे हों, जो कि पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, इन सारे रिश्तों में बंधे हुए हों और एक साथ रह रहे हों और समाज में रहने की मर्यादाएं निर्धारित कर रहे हों। इन परिवार को उनकी देखरेख के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ सरकारी तौर पर कार्यक्रम निर्धारित किए गए, जिसमें परिवार कल्याण व नियोजन भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर, संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर अमर सिंह, मैं आपसे जो सबसे पहला प्रश्न करूंगी वो ये है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? आप सभी लोगों को नमस्कार। ये महत्वपूर्ण विषय है परिवार कल्याण कार्यक्रम जी। और मुख्य इसका उद्देश्य यही है कि हम एक जनसंख्या स्थिरीकरण तक हम पहुंचने का लक्ष्य है जी। और जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हमारा जनसंख्या जो था 1930 में वो केवल 33 करोड़ था। अच्छा। और आज की डेट पर ये 5 गुना बढ़ चुका है, 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस तरह से अनियोजित जनसंख्या यदि बढ़ता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा होगी। और ये बात तय हो चुका है कि 2010 से लेकर और 2019 के बीच में जो हर साल जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो लगभग 1.2% हुई है भारत के लिए। अच्छा। जबकि चाइना जैसे देश जो जहाँ की जनसंख्या जो है इतनी ज़्यादा है और विश्व में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर जो है इसका जनसंख्या वृद्धि का दर केवल 0.5% रहा है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या का यदि नियोजन नहीं किया गया तो हमारा जो जनसंख्या है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ेगा और कोई भी विकास जो है समाज के लिए या राष्ट्र के लिए कितना भी किया जाए, यदि जब तक जनसंख्या में कोई नियंत्रण ना हो तो वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी और परिवार के बारे में सोचते हुए भी परिवार कल्याण कार्यक्रम भारत सरकार ने तब प्रारंभ कर दिया जब कि और किसी देश ने सरकारी तौर पर शुरू ही नहीं किया था। अच्छा। तो 1951 से जो है हमारे देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और उसका जो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से हमको उस परिवार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और पूरे राष्ट्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अच्छा। आप इस परिवार के बारे में सोचेंगे तो देखिए कि माँ बाप हैं, उनकी शादी हुई है और अभी उनको बच्चे पैदा करनी है, तो वो बच्चे कब पैदा करेंगे और बच्चों को वो क्या नियोजित कर सकते हैं बच्चों को पैदा होने में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा। कि क्या हम बच्चों को पैदा करने के लिए नियोजन कर सकते हैं, और वो बहुत जरूरी है। इसलिए भी नहीं कि केवल आपको जो है आर्थिक प्रॉब्लम है, आपके बहुत सारे खुद की ऐसी प्रायोरिटी होती है। यंग लोग होते हैं, पति है, पत्नी है, आजकल पढ़े लिखे हैं, जॉब भी है और घर की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए भी आवश्यकता रहता है कि हम परिवार को नियंत्रित करने का अधिकार हमको हो कि हम अपने तय कर सकें कि हमें कब बच्चा चाहिए और कब नहीं चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रारंभ की गई है और परिवार कल्याण कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो ये है कि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो आज की डेट पर 2.2 है। जबकि हम यदि स्थिरता चाहते हैं परिवार जनसंख्या में तो आवश्यकता है कि हमारा ये जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 हो। तो हमने काफ़ी हद तक इसमें प्रोग्रेस भी पाया है। जैसे 1969 में जब ये पाया गया था कि हमारे यहाँ जो फर्टिलिटी रेट है वो 5.6 था। अच्छा। तो 5 और उसको हमने ग्रेजुअली रिड्यूस करके 2.2 पर ले आए हैं। तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक हमारा प्रोग्रेस हुआ है, बट स्टिल यदि हमको पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, कम नहीं करना है, जितना है उतना ही रखना है, उसको नहीं बढ़ने देना है, तो जरूरी है कि हम फर्टिलिटी रेट को 2.1 के आसपास ले आए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न आ रहा है कि प्रत्येक वर्ष भारत में पखवाड़ा मनाया जाता है, परिवार कल्याण पखवाड़ा। इस
पखवाड़े को मनाने के उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी जी जब तक, देखिए इंफॉर्मेशन इज ए पावर। जी हम सब जानते हैं कि जब तक हमको जानकारी है तो हमारे पास पावर है। जी जी और उस पावर को लेने के लिए जो है हमको जानकारी होना, और जानकारी आपको कौन देगा? जी तो जानकारी देने का दायित्व तो शासन को है। बिल्कुल। तो शासन वो जानकारी दे रही है। तो इसी जानकारी को देने के लिए कि हमारे पास जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसके अंतर्गत साल भर तो वो कार्यक्रम चल ही रहा है, जी लेकिन हम साथ में ये भी तय करते हैं कि एक खास महीने में हम उस कार्यक्रम पे बहुत ज़्यादा जोर देंगे ताकि लोगों को हम एक कैंपेन के रूप में उसको जन जागृति को बढ़ा सकें और फिर उसके लिए सर्विस डिलीवरी भी हम सुनिश्चित कर सकें। जी तो इसी को ध्यान में रखते हुए परिवार कल्याण पखवाड़ा जो है 11 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में चलाया जाता है। जी। लेकिन उसके पहले से ही हम 27 जून से लेकर और 10 जुलाई तक जो है डोर टू डोर अभियान चलाते हैं। अच्छा। हर घरों में हमारी मितानिन है, आशा है, ANM है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो जाती हैं। वो परिवार कल्याण के बारे में जानकारी देती हैं, जो विभिन्न साधन है अच्छा कि आप परिवार नियोजित करने के लिए उसके बारे में जानकारी देती हैं। साधन दो तरह के होते हैं, एक स्थायी साधन होता है, एक अस्थायी साधन। अच्छा जो स्थायी साधन होता है उसमें ये होता है कि आप ऑपरेशन करा लेते हो। जी जी आप जो है पुरुष भी करा सकता है, जिसको हम NSVT बोलते हैं। अच्छा और जो महिला कराती हैं वो लेप्रोस्कोपी ट्यूबेक्टोमी भी हो सकता है और मिनी लैप भी हो सकता है। अच्छा। तो इस तरह से उसमें जो उनकी जो नस होती है जिसमें से स्पर्म या अंडाणु उसमें से विजिट करते हैं, जी। उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अच्छा तो उसको करने से फिर वो उसको शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन वो फिर बच्चा नहीं होता है और वो एक परमानेंट विधि होती है। अच्छा लेकिन बहुत सारे परिवार में ये चाहते हैं कि भाई नहीं, हम कोई परमानेंट विधि तो तभी अपनाते हैं जब मेरा लक्ष्य पूरा हो गया कि मेरे को अपने घर में 2 बच्चे चाहिए, जी मुझे दोनों लड़के चाहिए, या मुझे लड़की हो गई तो मैं बच्चा ही पैदा करता रहूंगा। तो जेंडर का इशू भी आ जाता है। जी जी एंड समटाइम्स उसको भी ध्यान में रखते हैं। जी तो उन सब बातों को भी ध्यान में रखते हुए जब ये बात आती है तो अस्थायी साधनों को शासन जो है प्रमोट करती है। अच्छा कि आप ज्यादा से ज्यादा अस्थायी साधनों का उपयोग करें। शादी के तुरंत बाद ही बच्चा कई परिवार नहीं चाहता है तो उसके लिए भी अस्थायी साधन होता है जिसको कर सकते हैं, जी। या एक बच्चा होने के बाद भी दूसरे बच्चे के लिए आप अस्थायी साधन का उपयोग कर सकते हैं। जी। और अस्थायी साधन के रूप में आज हमारे पास एक अंतरा कार्यक्रम होता है जिसके अंतर्गत हम जो है मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन का एसीटेट इंजेक्शन अच्छा। वो देते हैं। अच्छा और वो इंजेक्शन हर 3 महीने में दिया जाता है। अच्छा। और उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है, और जिसमें कि वो अस्थायी होता है और जब भी आप चाहते हैं तो उसको आप बंद कर सकते हैं। अच्छा सिमिलरली जो है गोली भी आती है उसी के उसमें, जिसको छाया बोलते हैं। पहले उसी को सहेली बोला करते थे। अच्छा तो अभी छाया उसको बोलते हैं। तो उसको हर वीक में दिया जाता है, वीकली उसको दिया जाता है। और उसमें जो है वो साइटोक्रोम है, वो नॉन हार्मोनल भी है। उसका फायदा ये है कि वो नॉन हार्मोनल भी है, तो उसमें कोई हार्मोनल का इफेक्ट नहीं आता है। और उसको जो है हम लगातार देते रह सकते हैं, और फॉर हाउ लॉन्ग, जितना भी समय तक के लिए उसको चाहिए उतने समय तक के लिए वो गोलियों का सेवन कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इसके साथ साथ आपने सुना होगा जो जानकारी लोगों को भी होती है कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी लगाते हैं, जिसको कि IUCD बोलते हैं। अच्छा। तो IUCD का भी आजकल बहुत अच्छे क्वालिटी के IUCD शासकीय संस्थानों में उपलब्ध है और जो निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा। तो IUCD जो है वो इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस बोलते हैं। इसको जो है गर्भाशय में उसको डाल दिया जाता है, और उसके बाद जब तक वो डला रहता है तब तक वो गर्भधारण नहीं कर सकती है। अच्छा। तो इस तरह से एक IUCD भी लगाने का है। दूसरा एक है साधन और भी, वो उसको बोलते हैं कि पोस्टमार्टम IUCD। तो पोस्टमार्टम मतलब जैसे आपका पहला बच्चा हुआ और आप अस्पताल में ही हैं। अच्छा। तो हम 48 घंटे के अंदर में ही आपको निःशुल्क रूप से IUCD की सुविधा हम उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा। और उससे बहुत सारे फायदा भी हैं। और उसके बाद उसको जो है हम उसको गर्भधारण नहीं होता है, और जब उसको गर्भधारण की आवश्यकता होती है तो ये दोनों तरह के IUCD को कभी भी निकाला जा सकता है। अच्छा।
और दूसरा एक ये भी है कि चाहे तो जिनको कि जो अस्पताल में है वो परमानेंट साधन का भी उपयोग कर सकते हैं और ऑपरेशन करा सकते हैं, वो भी निःशुल्क है। अच्छा। पुरुषों का भी ऑपरेशन जो है वो NSVT जिसको बोलते हैं, जिसमें कि कोई दर्द नहीं होता है और ऑपरेशन होने के तुरंत बाद वो घर जा सकते हैं और उसमें कोई कमजोरी भी नहीं होती है। अच्छा। तो वो भी जो है उसकी सुविधाएं भी सभी PSC CSC में उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है हम पहले 10 दिन में देते हैं, पहले 15 दिन में देते हैं, 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक। अच्छा। और सघन रूप से देते हैं। अच्छा। घर घर जाकर देते हैं। अच्छा। फिर लोगों को पहचान उनको चिन्हित कर लेते हैं कि भाई आपको जो है इस जो भी साधन आप चाहिए आप वो डिसाइड करो और आपके डिसीजन के आधार पे आप हमारे यहाँ आइए, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, जिला अस्पताल में हो, सभी जगह सुविधाएं जो है 11 जुलाई से लेकर, जो कि विश्व जनसंख्या दिवस होता है, 11 जुलाई में पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो उसी दिन से जो है लेकर 24 जुलाई तक 15 दिन का एक पखवाड़ा चलता है, जिसमें कि हम ये सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। अच्छा। और ये इसका एक तरह से स्टॉल लगाकर भी उपलब्ध होता है, जानकारी भी उपलब्ध कराया जाता है, जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है और इसका मकसद यही होता है कि हम लोगों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, ताकि एक तरह से जानकारी मिलने के बाद डिमांड पैदा हो। अच्छा। डिमांड जनरेशन हो, जिससे कि फिर उसको जो इच्छा है, चाहे वो स्थायी करना चाहता है, अस्थायी करना चाहता है, वो सारे साधन का उपयोग निःशुल्क करें। अच्छा। इसके साथ साथ जो है उनको कुछ इंसेंटिव भी मिलता है। अच्छा। वो इंसेंटिव एक तरह से क्षतिपूर्ति जैसा ही होता है कि यदि महिलाएं कराती हैं ऑपरेशन तो उनको 1400 रुपए मिलता है, यदि पुरुष कराते हैं तो उनको 2000 मिलता है, ताकि ज्यादा उनको हम प्रोत्साहित कर सकें। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा वो लोग करा सकें। उनको ये आ जाता है कि उनको कमजोरी हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा। तो वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो पुरुष भी करा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो इनरोल्ड हमारे हॉस्पिटल हैं, यदि कोई प्राइवेट में सर्विस ले रहा है लेकिन BPL का है, तो उनको भी हम जो है प्रोत्साहन की राशि 1000 रुपए उसमें भी देते हैं। अच्छा। तो ये क्षतिपूर्ति जैसा एक राशि का भी प्रावधान है। जी। तो ये पूरा जो परिवार कल्याण पखवाड़ा है, ये परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना और परिवार कल्याण कार्यक्रम की जो सर्विस डिलीवरी है, जो उसको उपलब्ध कराना, और उसके लिए हम विशेष प्रयास करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम करें। मगर इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हम जो है केवल जुलाई महीने में ही ये कार्यक्रम करते हैं। अच्छा। ये कार्यक्रम थ्रू आउट द ईयर हमारा चलता है। जी। और थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी किसी भी स्वास्थ्य संस्था में जाएंगे तो आपको निःशुल्क ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी। और अलग से हमारे पास वहाँ पे काउंसलर भी हैं, जो RMNCH काउंसलर बोलते हैं, वो काउंसलर हैं। अब वो सारे CSC में हैं, जिला अस्पताल में हैं। वो जो इस तरह से जो लक्ष्य दंपत्ति हम बोलते हैं, लक्ष्य दंपत्ति जो नए शादी हुए हैं या एक बच्चा वाले हैं, वो यदि जाते हैं उनको, तो उनको जो है जानकारी भी पूरा उपलब्ध कराया जाता है, उनको डिसीजन लेने में मदद भी दी जाती है और जो भी उनको साधन चाहिए उसको निःशुल्क उपलब्ध कराया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इन सब बातों से एक प्रश्न और निकल कर आता है। आपने जो भी बताया अभी तक नियोजन के बारे में बताया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है जब परिवार में कोई नया सदस्य आने वाला होता है। एक स्त्री गर्भ धारण करती है और उसकी देखरेख, उसके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियां होती हैं जिनको उनका पाना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आप क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराते हैं एक गर्भवती स्त्री के लिए? जी, ये तो हमारा एक बहुत बड़ा हमारा कार्यक्रम, जितने भी स्वास्थ्य विभाग है उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा यही है, बच्चों और माताओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। जी। तो उसको मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ बोलते रहे। अच्छा। तो वो हम जो है इसमें मैटरनल हेल्थ के हिसाब से यदि कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास हम जमीनी स्तर पे हमारे कार्यकर्ता हैं जी, जो कि हमारे पास मितानिन, जो आशा के रूप में मितानिन है हमारे पास, और हर 300 मतलब हर 40-50 घर में एक मितानिन है। फिर उसके बाद हमारे पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो सहयोग करते हैं मितानिन को, ANM है, MPW है और पूरा हमारा अमला है जी। और इन सबका एक ही काम होता है कि सबसे पहले जो है कि यदि किसी की भी शादी योग्य है और शादी होती है तो उसका पंजीयन करना। अच्छा। और एक बार जब पंजीयन हो जाता है, लक्ष्य दंपत्ति पंजीयन रजिस्टर में उसका नाम आ जाता है। फिर उसके बाद यदि गर्भवती होती है वो, तो उसका जो है वो फिर से रजिस्ट्रेशन होता है।
तो गर्भवती माताओं के रजिस्ट्रेशन में आ जाता है वो। अच्छा। फिर उसका चेकअप होता है, 3 बार उसका चेकअप होता है। अच्छा। और एक बार जो है चेकअप होता है वो उसमें जो है हाई क्वालिटी चेकअप भी उसमें सम्मिलित होता है, जिसमें कि हम सोनोग्राफी भी निःशुल्क करके अच्छा। और उसको जो है बच्चे के वेलबींग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और यदि कोई परेशानी होती है तो उनको उचित सलाह दिया जाता है। अच्छा। तो ये तीनों जानकारी, तीनों बार जो जांच होती है उसमें न केवल जांच होती है जिसमें कि हम हाइट लेते हैं, उनका वेट लेते हैं, हाइट वेट के साथ साथ जो है बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से अंदर में हो रहा है इसके बारे में जानकारी लेते हैं, उनके न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी लेते हैं, ब्लड प्रेशर का जांच होता है, यूरिन का जांच होता है, ब्लड का जांच होता है। अच्छा। और ये सब जांच करके माता के वेलबींग के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। यदि उसको कोई भी समस्या है तो हम उसका निराकरण करते हैं। इसके साथ साथ जो है उनको जो है हम आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट देते हैं। अच्छा। आयरन फॉलिक एनीमिया जो है एक बहुत प्रिवलेंट है, एनीमिया और कुपोषण, तो वो दोनों चीज़ों के बारे में भी हम लगातार जो है महिला बाल विकास विभाग के साथ में सहयोग करके, और इनके बारे में भी न्यूट्रिशन का भी वहाँ पे फोर्टिफाइड उनको खाना भी मिलता है, गर्म खाना भी मिलता है उसके लिए जी। और उनको एक उचित आहार दिए जाने का कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग के द्वारा और हमारे विभाग के द्वारा टीकाकरण, अच्छा। निःशुल्क टीकाकरण और आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट, कैल्शियम की टेबलेट और जो भी आवश्यकता है उसको जी। उसके बारे में जानकारी और सुविधा दोनों ही उपलब्ध कराने का है। फिर इस 9 महीने के दौरान में हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो उस महिला को कहाँ पर डिलीवरी करानी चाहिए। अच्छा। भाई सारी डिलीवरी हम संस्था में कराना चाहते जी, हैं और इसलिए उनको हम मोटिवेट भी करते हैं, और जो नियरेस्ट उसका जो संस्था है या जो हमारे पास पीएससी के रूप में होता है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में सब सेंटर के रूप में होता है, तो उससे हम उनको जोड़ देते हैं। अच्छा। ताकि आप नॉर्मल यदि डिलीवरी है तो आप इस संस्था में जाएंगे और वहां पे डिलीवरी कराएंगे। अच्छा। लेकिन यदि कोई कॉम्प्लिकेशन लास्ट मोमेंट में आ जाता है तो उनको यथाउचित जिस जगह पे उनके लिए आवश्यक है, चाहे वो जिला अस्पताल में हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो या मेडिकल कॉलेज में हो, उसको निःशुल्क रिफर करने की सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं। अच्छा। और वहां पर जाकर उनको जो है डिलीवरी, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सीजेरियन सेक्शन में डिलीवरी हो, उसके लिए सुविधा, साथ में जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को इमीडिएट केयर की आवश्यकता होती है, तो इमीडिएट केयर करने के लिए हमारे पास NBCC न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर बोलते हैं। अच्छा। और यदि उसको कुछ परेशानी हो रहा है बच्चे को तो न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट भी होता है जो CSC पे। अच्छा। और यदि जिला अस्पताल है तो SNCU के रूप में हम लोगों ने सुविधाएं उपलब्ध कराकर रखी हुई है। अच्छा। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो हम माताओं के लिए और आने वाले बच्चे के लिए को ध्यान में रखते हुए और ये सारी सुविधाओं का विस्तार किया हुआ है और आगे और भी विस्तार हमारा जारी है। और इसमें हमने उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं, लेकिन हम अभी भी बहुत दूर जाना है। जी, ये तो गर्भवती स्त्री के लिए आपने बता दिया। जब बच्चा होता है तो उसके टीकाकरण से रिलेटेड जो भी जानकारी है हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को दें। बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कोविड का समय है, आप जानते हैं कि पूरा दुनिया केवल टीका की तलाश में लगा हुआ है कि कोविड इन्फेक्शन से यदि बचना है तो टीका लगवाना है। बिल्कुल। तो हमारे पास ऑलरेडी जो टीके हैं, यदि वो टीके हम बच्चों को नहीं लगाएंगे और बच्चों को जो इतनी सारी बीमारियों से हमने बचाव करके रखा हुआ है इतने समय से, तो वो टीके यदि आपने नहीं लगाया जो ऑलरेडी आपके पास है, तो आप निश्चित तौर पे डबल महामारी के शिकार हो जाएंगे। एक महामारी तो जो कोविड की है और दूसरी महामारी जो है आपको जो जिन बीमारियों से बच्चों को बचाव करने के हमारे टीके हैं, यदि वो टीके नहीं लगेंगे तो आपको मैं बता रहा हूं कि BCG का टीका हम बर्थ पे लगाते हैं। अच्छा। और हिपेटाइटिस का। अच्छा। तो BCG जो है वो TB से बचाव करता है। अच्छा। और हिपेटाइटिस जो है पीलिया रोग से बचाव करता है। साथ में हम ओरल पोलियो का जो है 0 डोज देते हैं। पोलियो की बीमारी का पूरा भारत देश से समाप्त हो चुका है, लेकिन खतरा बना हुआ है क्योंकि आसपास के देश में अभी भी पोलियो है जो आ सकता है कभी भी आपके यहाँ। तो इसलिए पोलियो की दवाई पिलाना भी जरूरी है और पैदा होते ही हम पिला रहे हैं और उसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर 1.5 महीने की उम्र में, 2.5 महीने की उम्र में, 3.5 महीने की उम्र में हम पोलियो की दवाई भी पिला रहे हैं और पोलियो का इंजेक्शन भी दे रहे हैं, जो कि नया इंजेक्शन आया है और वो भी निःशुल्क दे रहे हैं। अच्छा। ताकि वो जो पोलियो है वो किसी भी स्थिति में दोबारा हमारे समाज में प्रवेश ना करे। इसके साथ साथ जो है हम पेंटावेलेंट इंजेक्शन है
जो पहले जो है हजारों रुपए में मिलता था प्राइवेट में, वो निःशुल्क दे रहे हैं। जी। उसमें जो है पर्टूसिस है जिसको कुकर खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया है, घटसार है जो बोला जाता है, टिटनस है जो कि धनुष टंकार की बीमारी है, फिर एच इन्फ्लुएंजा बी है जो कि मस्तिष्क ज्वर से बचाव करता है, और हिपेटाइटिस है। तो ये 5 बीमारियों से हम बचाने के लिए पेंटा इंजेक्शन लगा रहे हैं। अच्छा। इसके साथ साथ जो है हम रोटा वायरस वैक्सीन भी निःशुल्क दे रहे हैं। रोटा वायरस वैक्सीन जो है हजारों रुपए में प्राइवेट में लगता रहा है, अभी भी लगता है जी। लेकिन शासन ने जो है अपने कार्यक्रम में इसको भी निःशुल्क जो है हमने उसको जोड़ा हुआ है। अच्छा। तो रोटा वायरस के यदि 3 दवाई 3 बार आप पिला लेते हो 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में, तो बच्चों का डायरिया होने का और डायरिया से मौत होने का अच्छा। वो एक जो खतरा होता है वो हमेशा के लिए टल जाता है। अच्छा। तो इसलिए रोटा वायरस का वैक्सीन भी हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो है 9 महीने की उम्र में हम MR का वैक्सीन देते हैं। MR होता है मीजल्स और रूबेला। जी। तो मीजल्स जो है बहुत खतरनाक बीमारी है, उतना ही खतरनाक है जितना कोविड है जी। बच्चों के लिए। जी। तो मीजल्स बीमारी के लिए भी टीका लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको हम 9 महीने में लगाते हैं और फिर बूस्टर जो है 1.5 साल में लगाते हैं। तो 9 महीने और 1.5 साल में ये 2 बार लगता है मीजल्स, और मीजल्स के साथ ही में रूबेला भी रहता है। तो रूबेला का इंजेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है कि रूबेला बच्चों को तो उस समय प्रभावित नहीं करता है, लेकिन बच्चों की माताओं को प्रभावित करता है। अच्छा। यदि बच्चे को रूबेला हो गया तो माँ को रूबेला यदि होगी, और माँ यदि फिर से गर्भ धारण करती है जी। तो जो बच्चा पैदा होने वाला होगा उसको रूबेला सिंड्रोम होता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अच्छा। जिसमें कि वो सुन नहीं सकता है, जिसमें बोल नहीं सकता है, जिसमें दिखाई नहीं देता है, जिसमें हार्ट डिफेक्ट हो सकता है। तो बहुत सारे बीमारियों का जो है कारण बनता है वो। जी, जी। तो उससे भी बचाव के लिए हम 9 महीने में ये भी नया टीका जो है प्रारंभ किया गया। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। जी, जी। एक चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि जनसंख्या वृद्धि भारत में बहुत बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनसंख्या तो कोई भी आपका विकास जो है जी। वो उसको अवरुद्ध कर सकता है। जी। यदि जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया गया तो आपके साधन सीमित ही हैं। जी। आप कितना भी विकास कर लें, जनसंख्या के अनुपात में वो फिर पर कैपिटा उसका जो इनकम है वो कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा। जी। तो इसलिए आवश्यक है कि हम जनसंख्या का नियंत्रण निश्चित तौर पर उसको विशेष ध्यान देकर करें। जी। और लक्ष्य है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा पहला लक्ष्य है कि हम जनसंख्या का कम से कम स्थिरीकरण तो कर लें। जी। स्थिरीकरण मतलब जितना है उतना तो रहे, जी, जी। उससे आगे ना बढ़े। जी। और इसके लिए जरूरी है कि हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 हो। जी। 2.1 में वो रिप्लेसमेंट होता है कि जितना है उतना ही मतलब बढ़ेगा। जी। तो उस हिसाब से जो सारे साधन और सारे संसाधन का उपयोग और प्रसार सारा चीज शासन कर रही है। हमारा यही लोगों से, सब लोगों से यही अनुनय है, विनय है कि वो भी जो है इस बात को अपनाएं और इस जानकारी को अपने साथ साथ अपने परिवार में और अपने समाज में, आसपास में लोगों को बताएं, उसके बारे में बताएं और उसका इस्तेमाल करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार। दर्शकों, आज परिवार नियोजन और उसके कल्याण से संबंधित हमने बहुत चर्चा की डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर जी से, और उन्होंने जो जानकारी दी हम कोशिश करेंगे कि आप तक अच्छी तरह से पहुंची हो, और हम चाहते हैं कि आप उन सारी जानकारियों को अपनाएं, उन्हें जानें और अपने आसपास के लोगों को भी ज़रूर बताएं। इसी वक्तव्य के साथ कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।